हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल का, जिसका नाम है मैप प्रोजेक्शन, यानी कि मानचित्र प्रक्षेप। तो हम पर डे एक प्रक्षेप पढ़ेंगे। प्रक्षेप पढ़ने से पहले प्रक्षेप के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं या आवश्यक कुछ निर्देश होते हैं या आवश्यक कुछ फॉर्मूला होते हैं जो हमें आने चाहिए। उनके बिना हम लोग प्रक्षेप को नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज मैं आपको प्रक्षेप स्टार्ट करने से पहले प्रक्षेप के लिए कुछ आवश्यक फॉर्मूला जो होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, या प्रक्षेप की परिभाषाएं क्या होती हैं, प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रक्षेप के लिए किस प्रकार से हम लोग रेडिएशन को या गोले को ज्ञात करते हैं, या किस प्रकार से हम लोग भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है उसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रक्षेप की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप की अगर हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो सीधी परिभाषा है कि किसी समतल कागज पर या किसी समतल सतह पर या किसी समतल कपड़े पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल हम प्रदर्शित करते हैं उसे प्रक्षेप कहा जाता है। किसी समतल कागज पर या सतह पर या कपड़े पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। जैसे मान के चलें कि ये देशांतर रेखाएं हैं, खड़ी रेखा, ये अक्षांश रेखा हैं। इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल या भूग्रिड बन के तैयार होता है इसे हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। अब ये जो प्रक्षेप होते हैं ये तो होगी परिभाषा। अब प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और कागज बहुत छोटा होता है। अब इस बड़ी पृथ्वी को या किसी बड़े क्षेत्र को कागज पर हम कैसे प्रदर्शित करें, तो कागज पर प्रदर्शित करने के लिए हमें एक प्रक्षेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रक्षेप के आधार पर ही हम लोग पृथ्वी के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि प्रक्षेप के माध्यम से ही हम लोग सही तरीके से हम लोग पृथ्वी को दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रक्षेप की आवश्यकता होती है और प्रक्षेप की आवश्यकता के अनुसार ही हम लोग अपने नक्शों को या मानचित्र को बनाते हैं। अगर हमें छोटा मानचित्र चाहिए तो हम छोटा मानचित्र बनाते हैं, अगर हमें बड़े मानचित्र की आवश्यकता होती है तो हम बड़े मानचित्र को भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। तो ये तो होगी प्रक्षेप की परिभाषाएं। अब अगला है पृथ्वी का व्यास या अर्धव्यास। किसी भी प्रक्षेप को ज्ञात करने के लिए हमें पृथ्वी का अर्धव्यास पता होना चाहिए। पृथ्वी का अर्धव्यास जो होता है, अगर हम लोग बात करेंगे किलोमीटर में, तो वो होता है 6367.75 किलोमीटर। 6367.75 किलोमीटर ये अर्धव्यास है। अगर व्यास निकालना है तो आप जानते होंगे, अगर आप इंटू 2 कर देंगे तो इसका व्यास निकल आता है। अगर हम लोग सेंटीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर भी लिखे हुए हैं। पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो सेंटीमीटरों में है 63,67,75,000 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं या 1,000 मीटर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कितने मीटर होते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना है, किलोमीटर, मील, इंच, फल्लांग, हेक्टोमीटर, मीटर, तो इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो है MKS FPS के नाम से, जहां डीपली इनको बताया गया है।
यहाँ हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का जो अर्धव्यास है औसतम वो है 6367.75 किलोमीटर। अगर इसी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इसमें 1 लाख का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारी संख्या आएगी 63,67,75,000 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग प्रक्षेप बनाते हैं या प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इसको सरल बनाने के लिए हम 63,67,75,000 की संख्या को यहाँ 63,50,00,000 सेंटीमीटर मानते हैं। एक बार आप और समझ लें कि वैसे तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो है 63,67,75,000, लेकिन RF को सरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ 63,50,00,000 सेंटीमीटर इसको मानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे मील में या इंचों में, तो पृथ्वी का जो वास्तविक मीलों में जो अर्धव्यास है वो है 3956.75 मील, 3956.75 मील। ये जो दिया गया है वो दिया गया है मील में। तो आप लोग जानते होंगे कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं, और अगर आपको इसका इंच निकालना है तो इसमें जब हम गुणा कर देंगे 63,360 इंच का, तो संख्या हमारी इतनी निकल के आती है, जो होगी 25,06,99,680 इंच। अब इसको भी सरल बनाने के लिए इसको भी हम लोग 25,06,99,680 को, या हम लोग सीधे 25 करोड़ इंच मान लेते हैं। यानी कि अर्धव्यास अगर हम लोग मील में ज्ञात करते हैं अर्धव्यास, तो वो 25 करोड़ इंच हम इसको लेते हैं। तो हमें ये दोनों इकाइयाँ हमें पता होनी चाहिए अर्धव्यास को ज्ञात करने की, जब भी हम लोग प्रोजेक्शन को या प्रक्षेप को सॉल्व कर पाते हैं। जब हम लोग प्रक्षेप को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें रेडिएशन या गोले का अर्धव्यास निकालना पड़ता है, और गोले का जो अर्धव्यास होता है उसका फॉर्मूला या सूत्र रहता है, गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। एक बार फिर सुन लें, गोले का अर्धव्यास बराबर या R बराबर रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। वास्तविक मतलब समझ जाइए कि ये जो संख्या दी गई है 63,50,00,000 या 25 करोड़ इंच, तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। अब जो दी गई भिन्न होती है उसके हर के लिए हम लोग, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 1:12,50,00,000, ये कोई RF दी गई है, और ये कहा गया है कि 1:12,50,00,000 निरूपक भिन्न पर किसी शंक्वाकार या बेलनाकार या खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो जब हम लोग प्रक्षेप रचना करते हैं तो अगर हमें गोले का अर्धव्यास निकालना है तो ये सूत्र पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का निरूपक का हर जो होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि R बराबर यानी कि रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है। वास्तविक अर्धव्यास जैसे अगर आप इंचों में निकाल रहे होंगे तो आपको रखना पड़ेगा 25 करोड़ ऊपर, और अगर आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो आपको रखना पड़ेगा 63,50,00,000। तो जैसे आप इसको निकाल रहे हैं, मान के चलें सेंटीमीटर से निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 63,50,00,000। और दी गई भिन्न का हर कितना होता है, अब आप क्वेश्चन में देखिए ये अंश होता है और ये हर होता है, तो हर को आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 12,50,00,000 संख्या रखेंगे, ठीक है। और ये जो एक होता है आप चाहे यहाँ लिख ले, वो एक ही बात है लिखें, तो क्योंकि इसका इंटू करें तो उतनी संख्या रहेगी, तो ये संख्या आप लिखेंगे। जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो अपने आप स्वतः ही ये जो आप इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.08 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर 63, ये जो संख्या दी गई है 63,50,00,000 जो इसका वास्तविक पृथ्वी का अर्धव्यास होता है, और अगर आप इसको इंचों में निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर R बराबर, फिर आपको ये जो वास्तविक कितना है 25 करोड़, तो यहाँ आपको 25 करोड़ ही संख्या लिखनी पड़ेगी। और दी गई जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना है 12,50,00,000। जब आप इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 2 इंच। तो जो रेडिएशन निकलेगा वो 2 इंच निकलेगा। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि
कि ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 63,50,00,000 आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इंचों में निकाल रहे हैं तो 25 करोड़ आपको यहाँ संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी। निरूपक भिन्न का जो हर होता है वो ये देखते हैं, ये जो संख्या आती है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये संख्या इसकी हमें नीचे रखनी पड़ती है। इस प्रकार से इसका निकल आता है आंसर। तो गोले के अर्धव्यास हमको पता होना चाहिए। अगर आप, एक तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है रेडिएशन निकालने की, इसके अलावा हमें भूमध्य रेखा की लंबाई भी निकालनी पड़ती है। और भूमध्य रेखा की लंबाई जिनमें आवश्यकता होती है, जैसे कि बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं। अब बेलनाकार प्रक्षेप जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी पड़ेगी। और भूमध्य रेखा की जब लंबाई निकालते हैं तो इसमें जैसे भूमध्य रेखा की लंबाई होती है 2πr। अब जैसे कि आप जानते होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, अब पाई का मान आप जानते होंगे कि 22/7 होता है, और आर की जो वैल्यू होगी जैसे अभी आई थी 5.07। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो होगी आपकी भूमध्य रेखा की लंबाई होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भूमध्य रेखा की लंबाई भी हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, और इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत। तो ये रहा आप लोगों का कि प्रक्षेप की परिभाषाएं, प्रक्षेप की आवश्यकता, पृथ्वी का अर्धव्यास जो कि हम लोग सेंटीमीटर में या इंचों में निकालते हैं। फिर होता है गोले का अर्धव्यास, ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, पृथ्वी का वास्तविक व्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर होता है। फिर भूमध्य रेखा की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं, वो 2πr से निकाल लेते हैं। इसके बाद में जो मेन होता है वो होता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेपों के प्रकार। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रक्षेप जो होते हैं वो 3 प्रकार के पढ़े जाते हैं। इनमें खास करके शंकु प्रक्षेप के बारे में, बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में और खमद्य प्रक्षेप के बारे में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब ये जो शंकु प्रक्षेप होता है या बेलनाकार प्रक्षेप होता है या खमद्य प्रक्षेप होते हैं, इनको अलग अलग जो आरएफ दिया जाता है उसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो हम पहले बात करेंगे शंकु प्रक्षेप के बारे में। शंकु प्रक्षेप क्या होते हैं कि जैसे कि आप ये ग्लोब मेरे हाथ में देख रहे हैं, और अगर आप इस ग्लोब के ऊपर एक कागज का कोन बना करके, अगर हम लोग एक कागज का कोन बनाएं और इस कोन को बना करके, कागज का कोन बना करके अगर हम लोग इस ग्लोब के ऊपर यहाँ लगा देंगे ऐसे, और नीचे से अगर हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन जाएगा। और वो जो जाल होगा, जब आप इस कागज को खोलेंगे तो वो जाल हमारा इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, इस प्रकार से वो प्रदर्शित करेगा। तो जब ऐसे जाल जो बन जाते हैं, ये शंकु के आकार के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको शंक्वाकार प्रक्षेप इसको कहा जाता है। तो जब हम लोग किसी कागज को ग्लोब के ऊपर रखें और नीचे से प्रकाश डालेंगे तो कागज पे ही स्वतः इस शंकु की शेप आ जाती है। इसको हम शंक्वाकार प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। इसी में अगला होता है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप में क्या होता है कि जब आप कोई ऐसे ग्लोब लें और एक कागज को ग्लोब के जस्ट हम पीछे रखेंगे और आगे से अगर हम प्रकाश डालेंगे तो इसका जो अक्षांश और देशांतर का जो जाल होगा वो इस कागज पर आएगा। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वो कागज पर उभर के आ जाती हैं। ऐसे जब प्रोजेक्शन बनते हैं तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम कहते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। इसी प्रकार से एक होते हैं खमद्य प्रक्षेप। खमद्य जो प्रक्षेप होते हैं वो खास करके उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुवीय एरिया होता है उनको दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये ऊपर का उत्तर ध्रुव है तो हम कागज को ऐसे रखेंगे और नीचे से जब इसमें प्रकाश डालेंगे ग्लोब पर, जैसे आपके हाथ में मान लो कोई कांच का ग्लोब है, अक्षांश देशांतर रेखाएं ओनली, और आप यहाँ कागज लगाते हैं और नीचे से प्रकाश डालते हैं तो इसके ऊपर का एरिया, या ऊपर से प्रकाश डालेंगे नीचे के तो नीचे का एरिया निकल के आता है और इस प्रकार से एक शेप निकल करके उसकी आएगी, इस प्रकार से एक शेप निकल करके आती है। और इस प्रकार से ऐसे जो प्रक्षेप होते हैं वो खमद्य प्रक्षेप कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं जिनमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शंकु प्रक्षेप के बारे में, बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में और खमद्य प्रक्षेप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शंकु प्रक्षेप जो होते हैं वो खास करके मुख्य रूप से जो बीच का एरिया होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध वाला जो एरिया होता है वहाँ को सही और सटीक वो दर्शाता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध के हों या दक्षिण गोलार्ध के हों। अगर हम लोग बेलनाकार की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र जो होते हैं, जो कर्क रेखा से मकर रेखा का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है
इसको सही ढंग से बेलनाकार प्रक्षेप को दर्शाता है। और जो खमद्य प्रक्षेप होते हैं वे उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र या दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का जो शीत कटिबंध वाला पूरा एरिया होता है वो उसको सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो ये जो एरिया होता है ये बेलनाकार प्रक्षेप के लिए, जो एरिया होता है वो शंक्वाकार प्रक्षेप के लिए, और ये नीचे वाले जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो खमद्य प्रक्षेप को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हम लोग ग्लोब पर भी इसको चाहें तो हम इसको देख सकते हैं, जिस प्रकार से इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रक्षेप, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्शन। इसके बाद हम लोग कल से एक नया प्रोजेक्शन हर रोज़ पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।